लेक्चर 55 स्टार्ट करते हैं जी। FAR1 ओनली कैफ 1, ठीक है जी। अच्छा, एस्ट्राजेनेका लिमिटेड आपको होमवर्क में दिया था, अटेम्प्ट किया? हो गया? कितना फ़ायदा हुआ उस डिस्कशन से जो एंड पे की थी? फ़ायदा ही उसी से हुआ, वरना समझ ही ना आती। वरना हम शायद यही ज़िंदगी भर समझते रहते कि रीवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ जब आएगा OCI में वो जाता है, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस का डेबिट फॉर द ईयर में हो रहा है तो वो वहाँ पे लॉस के तौर पे नज़र नहीं आता। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन आपकी क्लास में एंड पे मैंने एक छोटी सी समरी अच्छी बना ली थी, जिस जहन में ये बात बैठ गई कि जिस दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस, जिस दिन रीवैल्यूएशन करते हैं, जिस दिन रीवैल्यूएशन करते हैं यानी रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, क्योंकि वो फॉर द ईयर होता है तो उसे OCI से रूट करा के प्रेजेंट करके ही चेंज इन इक्विटी में लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर सरप्लस क्रेडिट हो रहा है तो वो गेन के तौर पे पॉजिटिव होकर नजर आएगा और बढ़ा देगा सरप्लस को, और अगर लॉस होगा तो वो नेगेटिव होकर उसको खत्म कर देगा, ठीक है ना। सही है? अच्छा चलें, लिख लें ये बात मेरे पास, लिख लें। वैसे तो मैंने 4 एंट्री सी भी कर दी थी, लेकिन आप लिख लें इस बात को। यार ये AC बंद है, AC चला दें। अच्छा जी लिखें, अच्छी वाली बात लिखवाई थी लेकिन बोली थी, लेकिन आप पता नहीं वो क्या बोली थी। लिखें, आप पर लिखें, रीवैल्यूएशन के दिन, रीवैल्यूएशन की एंट्री में, रीवैल्यूएशन के दिन ही रीवैल्यूएशन की एंट्री होती है ना। रीवैल्यूएशन के दिन, रीवैल्यूएशन के दिन, रीवैल्यूएशन की एंट्री में, रीवैल्यूएशन की एंट्री में अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस, RS लिखना, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस हिट हो, ब्रैकेट में लिखो डेबिट स्लैश क्रेडिट, रीवैल्यूएशन की एंट्री में अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस हिट हो यानी डेबिट हो चाहे क्रेडिट, ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट OCI में नजर आएगा, तो उसका इफेक्ट OCI में नजर आएगा और वहां से रूट करके चेंजेस इन इक्विटी में, और वहां से रूट करके हम SOCIE में, और वहां से रूट करके हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रीवैल्यूएशन सरप्लस RS के कॉलम में फेंकेंगे। मैं फिर बोलता हूं, किसी एक ने तो एक ही लिया होना। जो पीछे आसपास आगे पीछे परेशान होकर देख रहे हैं वो सुन लें जरा। रीवैल्यूएशन के दिन, रीवैल्यूएशन की एंट्री में अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस हिट हो, डेबिट हो चाहे क्रेडिट, ठीक है ना, तो उसका इफेक्ट OCI में नजर आएगा और वहां से रूट करके हम SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में फेंकेंगे, ठीक है। मैं मिसाल लेके समझाता हूं, एक मिसाल बनाते हैं, एक डाटा ज़ूम करते हैं, ठीक है, 2 साल के ऊपर। ये मिसाल के तौर पे हमारा एक एसिड है, उसकी बुक वैल्यू 150 है और उसकी रीवैल्यूड अमाउंट आ गई 120, तो 30 रुपये का क्या आ गया? लॉस। सिचुएशंस बनाते हैं। कुछ भी नहीं था, पहला साल है, मुझे पहले साल के एंड पे रीवैल्यूएशन हो रही है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये 30 का लॉस चला गया, ठीक हो गया जी। SOCI ओनली में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, आपको पता है, जो सेल से चलता है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर तक पहुंचता है। फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाती है, ठीक है। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपको पता है हमारा एक ही आइटम है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। ओके, अब ये वैसे ही मिसाल के तौर पे ईयर 1 है, ठीक है, तो ईयर 1 के अंदर तो क्या हो गया कि हमारे पास लॉस ही सारा कहाँ चला गया? सीधा का सीधा प्रॉफिट एंड लॉस। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई। उसके बाद
मिसाल के तौर पे डेप्रीशिएट, ये सब अज्यूम्ड डाटा है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये एसेट 10 रुपये डेप्रीशिएट हुआ और यहाँ पर 5 रुपये लेट से ये भी कम हुआ, ठीक है। ये 110 पे आ गया और ये 25 में, सब अज्यूम्ड डाटा है, ओके। सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन शो करनी है, डन। सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं ना कर लेता हूँ। जैसे ये पहली वाली जो एंट्री है 30 की, ये एंट्री क्या पड़ी है, ये एंट्री पड़ी है रीवैल्यूएशन, इसकी एंट्री, ये रीवैल्यूएशन की एंट्री ना यहाँ पे कर लेते हैं। ये नंबर 1 एंट्री इसके साथ लिख रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री हमने जो आज देखी वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रीवैल्यूएशन लॉस पहले लिख लेते हैं। रीवैल्यूएशन लॉस आया जो सीधा बारों बार पीर बधाई प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया 30, और हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया जी। ये साल में हुआ। अच्छा, फिर डेप्शन वगैरह आती है, सब कुछ आता है और सेल्स वगैरह भी तो आता है, सब कुछ। मैं सिर्फ इस वक्त रीवैल्यूएशन पे फोकस कर रहा हूँ। बुक वैल्यू आ गई, हमने इसको फिर इस साल में किया रीवैल्यू, तो एक लाइन लॉस भी आ सकता है, सरप्लस भी, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी और रीवैल्यूड अमाउंट आ गई 140, 160 करो जरा, थोड़ा सा ज़्यादा। कितना सरप्लस आ गया, अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है, इसने सबसे पहले क्या करना है, इस 25 के लॉस को खाना है और बाकी का, अच्छा ये ना थोड़ा 155 कर लो ज़रा, डिफरेंस तो 155 और ये क्या बन गया 45 और ये बच गया 20, ठीक है, सही है। मैं कहा एक जैसी फिगर ना हो जाए, मौज है ना, अपना सवाल साथ साथ बन रहा है। ये दूसरी रीवैल्यूएशन की एंट्री है। दूसरी एंट्री क्या हो रही है बताओ जरा, पीपीई डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और चूंकि ये रीवैल्यूएशन के दिन एंट्री हो रही है तो सरप्लस अगर हिट हुआ है तो इन ओसीआई, ठीक है। अब ईयर 2 आया, 3 साल तक चलेंगे, ठीक है। इसके अंदर रीवैल्यूएशन लॉस नेगेटिव आ सकता था, लेकिन रीवैल्यूएशन लॉस ही लिखकर रिवर्सल डाल दो, या लिख लो रीवैल्यूएशन सरप्लस भी, तो ये सरप्लस नहीं होता बेसिकली, ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस होता है, ठीक है ना। तो वो डेबिट हुआ, ओहो लिखा ही नहीं हमने, कितना आया 45, 20 बैलेंसिंग और 25, तो 25 का पॉजिटिव नजर आएगा, तो ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं ना, रीवैल्यूएशन लॉस या सरप्लस। और इस सरप्लस से कंफ्यूज नहीं होना, ये सरप्लस का मतलब क्या है, रिवर्सल ऑफ लॉस, ठीक है ना। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा, प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ। 25 आ गया और 20 का सरप्लस इन ओसीआई प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे कोई नहीं आया था कुछ, ठीक है, और सही है ना, समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया जनाब। फिर डेप्रीशिएट किया हमने इसको, लेट से 15 रुपये की डेप्रीसिएशन आई, और यहाँ पे ऐसे ही बस अज्यूम फिगर 4 रुपये, तो ये बच गया 140 और ये 16। अब फिर लॉस लाते हैं 1.5 साल, ठीक है। तो रीवैल्यूड अमाउंट हमने देखा जी आ गई है सिर्फ 100, वो 40 का क्या आ गया लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस बैलेंसिंग आ गया। 16 के सरप्लस को इसने खाया और बाकी 24 का लॉस नजर आ रहा है। अब ये तीसरी रीवैल्यूएशन के वक्त तीसरी एंट्री, सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्रीज कर रहा हूं मैं। एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो ना, वहां पे लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। पहले आप कह रहे हो नहीं हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करना है, कर दो यार। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से 16 से, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 24 से, और एसेट क्रेडिट, ठीक है। अब देखो ये रीवैल्यूएशन के वक्त की एंट्री है ना, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई होगा, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट, ईयर 3 की बात कर रहा हूं, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट, कितने से, ये 16 यहाँ पे नेगेटिव शो करेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये 24 का लॉस, शुक्र है मैंने एक ही बार लिख दिया था, ठीक हो गया, सही है। और पीपीई क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब अगली बात, मैं चेंज इन इक्विटी के अंदर क्लोजिंग फिर लिख लेंगे, मैं चेंज इन इक्विटी भी बनाता हूँ, लेकिन सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बना देता हूँ, ओके। रीवैल्यूएशन सरप्लस का और रिटेन्ड अर्निंग्स का बना लेते हैं, SOCI यहाँ से बनाते हैं, SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक्सट्रैक्ट्स हैं ये, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसका तो पता नहीं है मुझे, ठीक है ना। डाटा बहरहाल ईयर 1 ओपनिंग, ईयर 1 का मैं 0 ज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। आप कहोगे जी रिटेन्ड अर्निंग्स तो 0 नहीं ना हो सकती, ठीक है, ये कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पहली रीवैल्यूएशन हुई थी हमारी ईयर 1 में, ठीक है ना। इससे पहले ये ऐसे डेफिसिट होता हुआ आ गया होगा, ये 1 साल ही हुआ होगा, हम इससे क्या, ठीक है ना। अब पहले साल में रीवैल्यूएशन सरप्लस कोई नहीं था, पहली एंट्री पड़ी रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया,
देखना जरा, क्लोजिंग ऑफ ईयर 1 होगा कुछ, यहां पे आएगा कुछ, लेकिन यहां पे 0 है। ठीक है, ये ईयर 1 का क्लोजिंग ईयर 2 का ओपनिंग बन गया। वैसे तो वहीं से ही ओपनिंग लिख देते, लेकिन चलो मैं अलग से ओपन करता हूं। अब ईयर 2 ओपन हुआ, कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी थी, सरप्लस 0 था। ठीक है, दूसरा साल डेप्शन वगैरह हुई और लॉस रिवर्स हुआ, जिसकी एंट्री हम नहीं करते, याद है ना। और फिर हमारे पास ये एंट्री हुई, ये एंट्री डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ठीक हो गया। अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई याद है आपको, ये यहां से निकलता था और इधर जाके पोस्ट होता था, याद आ रहा है। तो यहां पे हमने यूं लिखा टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, इसमें प्रॉफिट कुछ होगा, मुझे यहां पे पड़ा होगा प्रॉफिट, जो मैंने लिखा नहीं है, ये नहीं ना पता मुझे, तो ये प्रॉफिट तो नहीं ना पता मुझे, तो पहले भी नहीं पता था। ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं पता, मैंने अज्यूम किया ना सारी चीजें। ठीक है, मैं सिर्फ रेलेवेंट टेक्स्ट बना रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि इतने लेवल पे शायद अभी वो गया नहीं, FAR 2 में बहरहाल यहाँ पे जाओगे तो वहां पे बेइज्जत ना कराना फिर मुझे। ठीक है ना, ये बात हमें पता है, बता देना। ओके, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम से कितना आया 20। ठीक है जी। अब ईयर एंड पे ये ट्रांसफर की एंट्री भी होगी, ये 15 की डिडक्शन भी आएगी और 4 नजर आएगा, यहां से माइनस होकर यहां पे ऐड होता हुआ। मैं सिर्फ वो चीजें लिख रहा हूं, आपको पता है, आप कहोगे सर वो बाकी चीजें डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नहीं है, ये ईयर 2 का प्रॉफिट है, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है ना, ईयर 1 की टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में सिर्फ प्रॉफिट था, ये था ही नहीं, देख लो, सिर्फ प्रॉफिट था, कुछ था ही नहीं। समझ आ रही है बात। ईयर 1, ईयर 2 में सरप्लस आ गया, ये ट्रांसफर भी हुआ और यहां पर पता नहीं किस में से ये 4 ऐड हुआ, किस किस फिगर में, वो तो नहीं पता, लेकिन ये पता है मुझे। ठीक है, ये आ गया क्लोजिंग ऑफ ईयर 2। खत्म करो कहानी, अगला साल ओपन करो, ओपनिंग ऑफ ईयर 3, ये ओपनिंग बना, ये 16 भी बन गया। ठीक है, फिर ट्रांसफर हो गया। ओहो, आप कहोगे जी ये रेंट पे हो रहा है, ये बस छोड़ो कोई बात नहीं, दूसरे साल की ही ये डेप्रिसिएशन की एंट्री यूं समझ लो। ठीक है ना, फिर तीसरे में ये ट्रांसफर नहीं करेंगे, डन। चलिए अब आगे बढ़े, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम देखी हमने, छोड़ो उसको, एंट्री करते हैं पहले। रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, यहां से होकर इसने कहां जाना है, तो ये गया, खत्म, इधर भी नजर आ रहा है, इधर भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट हुआ, वहां से पार्क हो गया यहां पे, और सरप्लस हमारा हो गया 0। हाँ ठीक है, प्रॉफिट तो ये है ना, उसमें 24 माइनस होना है, तो प्रॉफिट पता नहीं कितना आना है, वो फिगर का तो हमें पता भी इस वक्त नहीं है ना, मेरा इस वक्त उससे कंसर्न था। ठीक है, तो देख लो आप, रीवैल्यूएशन सरप्लस 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी बेहतरी नजर आई, थोड़ा कॉन्सेप्ट जरा दूर हो गया, माजरत, ये अगर इधर बनती हो सामने इसको बनाते तो बहरहाल ऐसा होता है। ये देखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई और प्रॉफिट, ये कैसे जाते हैं, ये ऐसे जाते हैं, प्रॉफिट यहां से निकलता है और जाके, ओहो हाँ गई नहीं था, ब्लू ही था कल, ब्लू ही था। ठीक है ना, ये यहां से चला जाता है, ये फिगर, ये सरकारी बंदा था, याद है कल, सरकारी बंदा। ठीक है, और ये पेशेंट ये, अब सही समझ आ रहा है। पहले साल में प्रॉफिट कितना गया, ये प्रॉफिट, ये ठीक है, पहले साल में सरप्लस कितना गया, ये 0, कुछ था ही नहीं। ठीक है, दूसरा साल आया, प्रॉफिट ये प्रॉफिट इस पे बैठा और ये आया पड़ा है, फिगर नहीं लिखी मैंने, अज्यूम करना तो कर लें फिगर, वैसे उलझ जाएंगे वैसे। ये 20 का सरप्लस आया ओसीआई में, ये इस पे बैठा और ये पहुंच गया। ठीक है, अगला साल आया, ये प्रॉफिट नीली बत्ती वाली गाड़ी बैठा, ये आया पड़ा और ये लॉस इस गाड़ी में बैठा और ये आया। ठीक है ना, तो मकसद कहने का यह था, कल मैंने कहा था, अगर रीवैल्यूएशन के दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस नाम की चीज हिट हो रही है, चाहे डेबिट हो रही है चाहे क्रेडिट हो रही है, उसके साथ इन ओसीआई लिखना है। प्रॉफिट भी आ सकता है यहाँ पे, लॉस भी प्रेजेंट हो सकता है, बस यूं लिख देना, रीवैल्यूएशन सरप्लस स्लैश, अब स्लैश की जगह नहीं बची, समझ तो गए हो ना आप। अगर मैं यहाँ पे ना लिखूं लॉस तो कोई मसला तो नहीं, वाल मैंने गुजारा कर ही लिया है, रीवैल्यूएशन सरप्लस स्लैश लॉस। ठीक है, सही है, इसको बस वैसे कहीं पे अलग से नोट कर लो, ये चीज और ये चीज 2 मिनट में। ठीक है, फिर मैंने ये मिटा देना। समझ आई है, बस थोड़ा सा रुख बदल गया, आज इनकम स्टेटमेंट इस तरफ बन गई है, माजरत, बात मुझे लगा कि खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ नहीं, चेंज इन इक्विटी में पहुंचा दें, तो इसलिए परे बनाना पड़ा उसको, इधर सवाल का सलूशन कर दिया था, वरना यहाँ पे बनती ना बेहतरीन, ऐसे आपके मैथ के अंदर कोई मसला ना होता, फर्क ना पड़ता। नजर आ रहा है।
मैं बनाऊँ तस्वीर? नहीं, सही बता दें, कोने वाले बच्चे, उधर वाले कोने वाले बच्चे तो बनवा लें। इतने महंगे महंगे मोबाइल घर वाले ने इसलिए लेके दिए कि तस्वीर बना लें और उस साथ को मिटाकर आगे चलने दें। नोट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन वाले पॉज करें और नोट कर लें। पिक्चर ले लो, मैं मिटाने लगा हूं। पिक्चर यार उसने ले लिया ना पिक्चर। ग्रीडी है? नहीं नहीं नहीं, बैठ जाओ, और मैं हिसाब से मिटाऊंगा, बहुत कुछ लिखा हुआ था पहले। तुम जज्बात में सारा कुछ ही मिटा दो फिर। जी बेटा, सवाल आ रहा है, सुनो। हाँ बेटा देखो, मैंने सिर्फ आपको भी कॉन्सेप्ट दिया है यार, चुप कर जाओ। भाई कह रहे हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर तो दिया होगा, तो जो बाद में ये लॉस आएगा माइनस करेंगे नहीं। आपका सवाल तो मैंने करवाना है अभी, पास पेपर 2 उसका सवाल अभी ना बीच में फिट करो। मैंने अभी आपको फुल कॉन्सेप्ट दिया है कि आप जिंदगी में पहली बार स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, और सिस्टम सही वाले अकाउंटेंट हो आप, पढ़े लिखे, आप ये करोगे, ठीक है। अब मसला ये आता है कि अगर उसने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और ये वाली एंट्री नहीं हुई, जो कि हमारे सवाल का केस है AstraZeneca का, तो फिर उसने प्रॉफिट जो निकाला उसमें 24 माइनस नहीं हुआ होगा, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। पर ये डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे, उसने क्या किया हुआ है। पहले तो भाई कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। तो एक उसूल असल में मैंने लिखवानी लानी थी, लेकिन बस बात बढ़ते बढ़ते कहां चली गई। कोशिश करता हूं, अब आज क्लास जुमे की है तो 1 घंटे में खत्म करनी थी, लेकिन ये प्लान में नहीं था जो बात हुई, ठीक है ना। बहरहाल फायदा हुआ इससे, ठीक है। एक लाइन असल मैंने लिखवानी थी, लेकिन वो लाइन पे जरा मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात भी हो जाए उस पर। अब मैं मिटा रहा हूं, ये मैंने मिटा दिया। ओ टांग ही कट गई उसकी। चलिए मिटा दे, चल यार तू खुश हो जा। इसको बैसाखियों पे पड़ा गया हमने, ओके, फिर उगाई इसकी टांग, जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा जी, सवाल करते हैं अपना। AstraZeneca, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव आर नॉट रिक्वायर्ड, ये लिखा हुआ था आखिरी लाइन में, और उसके बाद लिखा हुआ है प्रिपेयर AL's स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020। तो ये रिक्वायरमेंट मैं हटाकर इधर ले आया हूं, ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। तो यहां से सवाल, मेन सवाल की बॉडी हमारे सामने आ जाती है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू AstraZeneca लिमिटेड, शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन यकम जनवरी 20। हमें उसने कहा था 31 दिसंबर 20 की चेंज इन इक्विटी बना दो, तो यकम जनवरी 20 पर ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ठीक है। तो रुपीज इन मिलियन है, फटाफट लिख लेते हैं भाई, मुफ्त के नंबर तो लें, इसके भी नंबर मिलते हैं। वहां से डाटा उठा के यहाँ पे लिखा है ना, नंबर है इसके, बोलो। 250, 138, 142, 45। उसके बाद 45 कैसे किया आपने? इन दोनों को ऐड कर दिया, बता तो देना, ठीक है जी। ओके, प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्शन एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 20 अमाउंटेड टू 45 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट 2 और पॉइंट 4 को मिला के पढ़ना है। उसके बाद कहता है AL यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग ओनली, द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड बिल्डिंग हैव बीन असेस्ड एट 31 दिसंबर 20। अगर 31 दिसंबर 20 पे असेस हो रही हैं तो ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इस रिवैल्यूएशन वाली तो हो ही नहीं सकती। ईयर एंड रिवैल्यूएशन है ना, उसका मतलब पहले डेप्रिसिएशन हुई होगी इस साल की, और ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इसमें से भी 45 से भी नहीं, मैं तो कहूंगा 20 में से ट्रांसफर हुई है, क्योंकि 45 में से 25 तो जो है वो लैंड के रिवैल्यूड रिवैल्यू सरप्लस है, और लैंड का रिवैल्यू सरप्लस हो जितना होता है उतना ही रहता है सारी जिंदगी, अनलेस के कोई लॉस आ जाए या वो बिक ही जाए। बिक जाए तो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं, लॉस आ जाए तो उसको खा जाता है, ठीक है। अब मसला ये नहीं है कि रिवैल्यूएशन हो रही है, मसला ये है कि वो कह रहा है बट इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द रेलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर, ठीक है। तो नीचे रिवैल्यूएशन जो करनी है वो उसने बता दी, लेकिन फिलहाल ये बताओ प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना बता रहा है वो? 45। तो 45 का प्रॉफिट वो निकाल चुका है,
ठीक है, और इस साल जो रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस है वो अभी तक उसने कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए ओसीआई में फिलहाल कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? वो काम कर चुका है। ठीक है ना। अब मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पर क्या कुछ आना है? डिविडेंड है, 2 डिविडेंड है। चलो उसके बाद टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आनी है 2020 की। इधर देखो, अब इधर देखो, अब अगर ये आखिरी रिवैल्यूएशन ना होती तो पुरसुकून जिंदगी थी। हम शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, हाँ, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 45। क्यों? क्योंकि 45 प्रॉफिट ऑफ द ईयर है, वहां से पार्क हो गया रिटेन्ड अर्निंग्स में, और हम कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस कोई नया अराइज नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम एंड पे एंट्री करते हैं ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, वो जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, और वो एंट्री यहाँ पे पड़ती 5 से, क्योंकि एसेट दोबारा रीवैल्यू ना तो सरप्लस तो नहीं ना बढ़ता, लेकिन ट्रांसफर की एंट्री तो हर साल होती रहती है। अब ये कहानी होती अगर 0.4 ना होता, अगर 0.4 ना होता तो ये होता, लेकिन अब क्या होगा? वही जो मंजूर खुदा होगा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन हमें करनी पड़ेगी। अगर रिवैल्यूएशन करके देखते हैं, ये काम वो कर चुका है। क्यों? इधर देखो, इधर देखो, फॉलोइंग हमें परटेन्स टू एसेट्स इनका, ठीक है, और प्रॉफिट निकल चुका है एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बना चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके हैं, तो फिर उन्होंने ये प्रॉफिट निकाल लिया होगा, फिर उन्होंने ये रिटेन्ड अर्निंग्स में भी फेंक दिया होगा। ये ट्रांसफर की एंट्री बता रहा है तो की हुई होती है ना। ठीक है, ये एंट्री भी कर ली होगी, और इनका 1-2 लाइनें जोड़ देते हैं, ऐसे आता है ना। इनका ये इक्विटी के आइटम्स का जो क्लोजिंग होगा ये बैलेंस शीट के फेस पे भी प्रेजेंट हो गया होगा। ठीक है ना, लेकिन चूंकि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यही है कि दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है ना, इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं, गलतियां हो, तो कोई बात नहीं, अभी तो ड्राफ्ट है, हम करके देखते हैं। ये रिवैल्यूएशन क्योंकि 31 दिसंबर पे रिवैल्यूएशन हुई है, तो आपको पता है इसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमें अपने सवाल के अंदर। ठीक है, तो सही है ना, 31 दिसंबर पे जो हो गई। ओके, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सवाल देखना है। ठीक है, चलो फिर वर्किंग इधर ही करते हैं, फिर हैं बैठ के वर्किंग कर लेता हूँ। आप लोगों की इजाज़त हो तो? नहीं है इजाज़त, मैं फिर भी बैठूंगा। अच्छा, आपकी नाम है? हाँ है। इतने तो चलो छोड़ो, अब बात और निकल जाए, कैमरा भी चल रहा है। अच्छा, और मसला कोई नहीं है कैमरे से, बस बच्चे बदतमीजी करते हैं ना, बीच में से कॉपी कर लेते हैं। AL uses revaluation model for subsequent measurements of its land and building only. The related amounts have been assessed at 31 December but not incorporated in draft financial statement. ये रिवैल्यूएशन जो हुई है इसकी एंट्रीज नहीं की। Relevant details are as under. Balance as on 31 दिसंबर 20 before revaluation. इधर देखो, वर्किंग 1। मसला क्या है? मसला ये है कि 31 दिसंबर 2020 की बुक वैल्यू उसने हमें बता दी। ठीक है, मैं बिल्डिंग की बात ही कर रहा हूँ फिलहाल, जरा फिर लैंड को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। बुक वैल्यू उसने बताई 240 माइनस 60, कितना? ये 180 बिल्डिंग, कर देता हूँ यार, बिल्डिंग। ठीक है, और ये वो बिल्डिंग है जिसका रीवैल्यूएशन सरप्लस भी 20 पे आया पड़ा है। 20 पे आया पड़ा है? नो, वो है 1 जनवरी 20 का, 1 जनवरी 20 का, लेकिन है तो वो भी बुक वैल्यू ही, क्योंकि मुझे नहीं पता इसी दिन तो रीवैल्यू नहीं हुआ था, पहले कभी हुआ होगा। बुक वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि एज ऑन बैलेंस है। ठीक है, एज ऑन बैलेंस है, पता नहीं इसका कितना होगा, पता नहीं, फिलहाल तो इसका 20 है, और वो कह रहा है इसमें से 5 हम ट्रांसफर कर चुके हैं, तो फिर 31 दिसंबर पे ये कितना पड़ा है? 15 पे। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई थी? अब ये बच्चों ये जो है ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए मैं तो इस बिल्डिंग के बारे में अनश्योर हूँ कि ये जो 140 पे पहुंची है, 180, अच्छा सॉरी, हाँ 200 में नहीं, अच्छा 180 पे जो पहुंची है, तो पता नहीं ये 60 की डेप्शन सारी यहाँ पे थी या इससे पहले थी। ओके, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है डेप्रिसिएशन, मुझे तो इस फिगर से फिलहाल मकसद था। ठीक हो गया, यहां तक को मसला। जो डेप्रिसिएशन थी सही वाली, डेप्रिसिएशन तो यही होती है ना, डेप्रिसिएशन तो यही प्रॉफिट लॉस में जाती है, साल के एंड पे रीवैल्यू करें तो नई वाली डेप्रिसिएशन तो अगले साल की इनकम स्टेटमेंट में जानी है, और जो इंक्रीमेंटल है उसका इंपैक्ट भी उन्होंने बता दिया। अब यहां से ऑनवर्ड कहानी चलती है। 31 दिसंबर 20 पर एक लाइन हम खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं, और जब रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं तो पता चलता है कि वो है 158। कहो सुभान अल्लाह, लॉस आ गया, कितना? 22 का ही आ गया, रीवैल्यूएशन लॉस आया।
और ये रीवैल्यूएशन लॉस इतना ज्यादा है कि ये सारे सरप्लस को खा गया, 0 हो गया, और खाकर भी उसका पेट नहीं भरा, और वो नजर आ रहा है 7 रुपए का लॉस, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर एंड पे फेंकना है। अब इसको मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना, ठीक है, तो सही है ना, इस आगे मैंने लाइन लगा दी। अच्छा, इससे ऊपर भी किसी चीज की हमें जरूरत नहीं थी वैसे, तो ऐसा आपको समझाने के लिए मैंने किया था कि 20 से परेशान ना होना, लेकिन कहानी तो पूरी होनी चाहिए, वर्किंग तो इतनी भी काफी थी, ठीक है। अब ये आपको एंट्रीज में सिखा रहा था इतनी देर से, यही एंट्रीज तो मैं सिखा रहा था। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, ठीक है, ओके। अब फिगर्स बताओ, 15, 7, 22। अब मसला ये है कि दिस रीवैल्यूएशन हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई कोने वालों ये नजर आ रही है एंट्री? बेटा आपको गुजारा कर लो, बहरहाल बोल तो रहा हूँ। दिस रीवैल्यूएशन सरप्लस, बैठने का दिल कर रहा था, असल में थक गया था थोड़ा। ये ओसीआई में 15 का डेबिट होना है, प्रॉफिट एंड लॉस 7 से एक्सपेंस बनना है, और बिल्डिंग क्रेडिट होनी है। ये सब कुछ हमने कोई नहीं किया हुआ, ठीक है। अब जब ये सब कुछ करने जाएंगे तो हमारी रेलेवेंट तो सिर्फ स्टेटमेंट यानी इक्विटी है ना, इसलिए पीपी को यानी बिल्डिंग को क्रेडिट करने की अब जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों हमारे लिए रेलेवेंट फिगर्स हैं। क्यों? जो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई आना था वो लिखा नहीं था, तो एक तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, कितना बोलो? 15, लेकिन ओहो सरप्लस नहीं बल्कि लॉस है, तो हम तो ये दोनों ही लिख लिया करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज नहीं आ गई, और दूसरा ये जो एंट्री हमने नहीं की, ये अगर करते तो एक 7 का लॉस भी इधर आता, जो कि रीवैल्यूएशन लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। अब ये जब हम एंट्री करेंगे ना, तो एक तो एक ओसीआई के अंदर 15 का लॉस आएगा, और दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस में 7 पढ़ के इस 45 को भी सही कर देगा 30, ठीक है। तो ये 45 नहीं जाना अब यहां पे, क्योंकि हमने अगर रीवैल्यूएशन, अगर ये एंट्री रीवैल्यूएशन हुई है तो इनकॉर्पोरेट करनी है। जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एंट्री ये पड़ती है, जब एंट्री ये पड़ी तो फिर अब यहां पर 38 की फिगर आएगी, ठीक है। तो 38 लिख दिया हमने, मैंने उसको लिख के काट दिया। आप अगर चाहें तो वर्किंग में शो कर सकते हैं, ठीक है। इसको सामने आमने नहीं आ रहे हैं ना, चला गया थोड़ा सा, नहीं यार, TCI 2020, ठीक है, सही है। ये बात समझ आ गई? ओके। अगली बात, अब ये भी डैश नहीं रही, सही है ना? क्यों? क्योंकि 38 बन गया। क्यों बना? एक लॉस आया है, लेकिन उसने पहले जो सरप्लस उठाया था वो भी तो ओसीआई में प्रेजेंट करके आए हैं, तो साथ साथ नोट कर रहे थे, इसलिए हंसे। अच्छा, डैश पे ये भी डैश नहीं रहा, ओके, ठीक हो गया यहां तक को मसला? अच्छा चलो ठीक है। अब ये सिर्फ बिल्डिंग की बात हुई है, आगे चलते हैं, ठीक है। वर्किंग जैसे मर्जी कर लें, समझ आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसलिए कटवाता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ। लो भाई, कटे कटे क्या होता है? सन ऑफ बोलो, ओके जी। वर्किंग 2। अच्छा आप देखो, मैं ना 31 दिसंबर 20 पे कॉन्फिडेंस से बुक वैल्यू लिखने लगा हूं, क्योंकि ये तो डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ होता, ट्रांसफर भी नहीं हुआ होता, ठीक है। तो 31 दिसंबर 20 पे बुक वैल्यू ऑफ लैंड, अब लैंड की कहानी चल पड़ी है। बुक वैल्यू ऑफ लैंड इज ये 75। अब इसमें कोई डेप्रिसिएशन होनी भी नहीं थी, कोई ट्रांसफर भी नहीं होनी थी, तो जो इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है ऊपर कितना, ये मैंने 31 दिसंबर 20 पे भी यही लिख दिया। अगर मैं 1 जनवरी 20 लिखता तब भी ये 25 ही होता, पर मैं लिख नहीं रहा, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे टाइम ज़ाया करने की। ये यहाँ अगर इसके यहाँ पे 1 जनवरी 20 लिखूँ ना, तो ये 75 है, ये 25 है। 31 दिसंबर 20 पे भी ये 75 और 25 ही रहना है, इसलिए मैंने वक्त बचा लिया। कोई मसला है तो मैं बना देता हूँ। अच्छा, फिर 31 दिसंबर 20 पे एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी हमने 65। यार कभी ऐसा तो नहीं होता कि आप मेरे डर की वजह से कह देते हो कि हमें समझ आ गई है? यार अगर आप ऐसा करते हो ना तो मेरे साथ बहुत ज्यादती करते हो आप। जब तक बात समझ ना आया करे बेशक समझते रहा कीजिए प्लीज़। मेरी कोशिश यही होती है कि जब तक समझ ना आए, हम सुकून से लगे रहते हैं, हमको पता है करते रहते हैं। मैं तो 4 दिन मैं आज जो सोच के आया था वो तो अब तक हो चुका होता। मेरी कोशिश तो होती है चीज़ें समझाऊं, लेकिन ना समझ आएगा तो बता दिया करो यार। अब मजाक कर रहे थे तो फिर वापस ले लो अपना मजाक। रीवैल्यूएशन लॉस कितना आया? 10 निकल गया। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या गया? और ये कितना आ गया?
लेकिन इस शुक्र है कि एंट्री तो फिर भी हो रही है, और वो एंट्री हो रही है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और लैंड क्रेडिट, और चूंकि ये रिवैल्यूएशन के दिन एंट्री हो रही है तो NOCI। फिर कट्टा, ओके, फिर कट्टा, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस कट्टा। इधर देखो, आप थोड़ी सी वर्किंग भी शो कर देते हैं ना, ऐसे अच्छा भी नहीं ना लगता, आपको भी पता लगे क्या हुआ है भाई। हुआ है ये 15 का सरप्लस, वो लॉस आया, ठीक है, और 10 का भी लॉस ही आया। रिवैल्यूएशन सरप्लस दोनों एंट्रीज में रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है? डेबिट, ठीक है ना। तो मैंने दोनों लॉसेस को ऐड किया और ये कटा, और यहाँ पे 25 आ गया, 25 भी लाल कर दिया, ठीक है, ओके। लेकिन ये कट्टा इसलिए क्योंकि ये हमने 2 स्टेप्स में रिकॉर्ड किया, और ये कट्टा इसलिए क्योंकि उसने गलत किया हुआ था, हमने ये एंट्री की थी, ठीक है, ओके। चलो लो भाई, इधर तो सही लिख देना, ऐसे हर वक्त कट्टा कट्टा अच्छा भी नहीं लगता, ओके। अब इधर देखो, वही वाला काम हो रहा है, चेक करो, 38 25, 38 का प्रॉफिट, 25 का लॉस, ठीक है, डन। अब तो ये तो आपने पहले कर ली एंट्री, तो फिर क्या हुआ? तो थोड़ा ऊपर लिख दे, तो लिख देता हूँ, ये लो, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके भाई, सही है, डन। ये टेक्निकल पॉइंट था, बस यही था सवाल में, और तो कुछ नहीं था, ठीक है। और क्या है? 4 डिविडेंड नहीं है। 0.3 बड़ा आया, 0.3। हमें पता है 2020 है ना, 2020, तो हमने लिख लेना है फाइनल ऑफ 20, अच्छा सॉरी, और इंटरिम ऑफ 19, अच्छा सॉरी 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 लिखने पे हंसने वालों आ रहा है टर्म टेस्ट, देखूंगा 1 और 2 लिखे बगैर कैसे करते हो। अच्छा चले, सिलेबस बता दिया जी, लेक्चर 1 से 56 तक, मार्क्स डिपेंड करता है जितने सवाल अच्छे बन गए। रिवीजन के क्वेश्चंस अभी मैंने नहीं देखे, देख लूंगा, रात तक भेज दूंगा या कल सुबह तक, भाई टाइम मिला तो भेज दूंगा, सीधी बात है, बोल रहा हूं, जब टाइम मिलेगा भेज दूंगा, ओके ओके। वो मैं गड्डी ला रहा हूँ, तो मैं थोड़े सवाल के में लबांगा यार, टाइम मिला तो भेज दूंगा, कह रहा हूँ, ओके। नंबर 3, 2 डिविडेंड होने चाहिए, फाइनल ऑफ 19 जहां नजर आए उसको पकड़ लेना है, फाइनल ऑफ 20 जहां इंटरिम ऑफ 20 जहां नजर आए उसको पकड़ लेना है, फाइनल ऑफ 20 इग्नोर, इंटरिम ऑफ 19 इग्नोर, ऐसी कोई चीज आए तो इंटरिम पहले आ गया, ठीक है जी। इंटरिम ऑफ 19, इंटरिम ऑफ 20, नंबर 2, वैसे 2 लिखें, ठीक है, आदत। फाइनल ऑफ 19, फाइनल ऑफ 20, इतने सिंपल केसेस दे रहा है डिविडेंड के, ये 2 साल में ऐसे दे गया। अब तैयार रहो उसके लिए, जिसके लिए मैं तैयार कर रहा हूं, नंबरिंग देकर ढेर सारे डिविडेंड्स दे के 2 साल की चेंज इक्विटी बनवा ले, या इसको मिक्स कर दे आइए सेट के साथ। मैंने ना यहाँ पे इसको एक आध दिन में अब रोक देना है, मतलब आज के दिन के बाद, आज के दिन में क्वेश्चन बैंक एक क्वेश्चन 2 डिस्कस करने हैं, फिर होमवर्क में क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन जाने हैं, एक आखिरी क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट बड़ा अजीब सी है, वो कुछ स्टेटमेंट इक्विटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वैसे समझना आने वाली थोड़ी सी बात है, 2 साल की उनमें स्टेटमेंट इक्विटी बननी है, ये बस एक दिन और लगा के इसको रोक देंगे। और इतना ही होता था, ये इतना ही। आज कितना लेक्चर है इस पर? तीसरा है, चौथा बन गया बहरहाल, तो एक आधा लेक्चर और लगा के इसको रोक देंगे। फिर जब हम आइए सेट में जाएंगे ना, तो वहां पे जाके इसके 1 से 2 सवाल दोबारा करेंगे। अब मुझे यूं लग रहा है कि शायद वो इस तरफ चल पड़े, आइए सेट के अंदर वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की बजाय चेंज इन इक्विटी बनवा ले आपसे, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हम तो हर चीज़ को तैयार कर ही लेंगे। तो ये 2 डिविडेंड्स देने हैं जी बस। पहले फाइनल डिविडेंड ऑफ 19 है बोलो, और है कौन सा? ओए होए, बोनस सर्फ एक्सेल नहीं है? आर यू श्योर? अच्छा ऊपर लिखा है फाइनल बोनस डिविडेंड, तो परसेंटेज किस पे लगेगी? लेटेस्ट शेयर कैपिटल के बैलेंस पे। अगर परसेंटेज ना हो, रुपीज में दिया हो जैसे क्वेश्चन बैंक में है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के उसको रुपीज को पर शेयर दिया होता है ना, यहाँ पे परसेंटेज दे दी, वहां पे देता है जी हर शेयर के बदले 2 रुपए मिलने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आपका डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है ना। 250 इंटू 20 वो करते हैं क्वेश्चन बैंक के सवाल, पहचान नो। एंट्री बोले, एंट्री डिविडेंड डेबिट कितने से? 50 से डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड खाना ही नजर आ, डिविडेंड खाना ही नजर। डिविडेंड के इसीलिए ब्रैकेट में लिखा था रिटेन, तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट 50 से, और डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में क्रेडिट। बोनस दोनों ही एंड्स यहां पे नजर आने हैं। और अब इस वजह से क्योंकि फाइनल डिविडेंड आ गया, इंटरिम में इन शेयर्स को भी लेना पड़ेगा। डेट कहीं नहीं लिखी हुई, पर एक छोटी सी बात उन्होंने कर दी थी, कल बड़ी बहस की थी मैंने इस पे। सारी तैयारियां ये सेट की भी साथ साथ चल रही हैं, इसके हर टॉपिक में चल रही हैं वो, तो ठीक है ना।
डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स का मतलब ही क्या है? अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है तो 30 जून हाफ ईयर होना है, तो मैक्सिमम भी जुलाई अगस्त के अंदर इसने हो जाना है इंटरिम में। तो फिर फाइनल जो पिछले साल का था वो 31 दिसंबर के साल का था, 31 दिसंबर 19 का, मैक्सिमम फरवरी मार्च में हो ही जाना है। तो फिर फरवरी मार्च वाला फाइनल तो पहले ही होना था, डेट होना हो तो उसके बाद ही है, 4-5 महीने बाद आया होगा ये, ठीक है ना। तो दूसरा डिविडेंड है इंटरिम, और इंटरिम है 20 का और सर्फ एक्सेल है यानी कैश है। अब इधर देखना 250 हाँ जमा 50 बराबर होता है और 300 के ऊपर लगाओ 12%, ठीक है 12%। कितना आ गया? 36। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अच्छा सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है आप लोगों को पता लग गया, ठीक है। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। सवाल खत्म नहीं हो गया? अच्छा चलो यार ये तो मैं ही कर देता हूँ आपको। 15 चेक कर ले, सरप्लस में 15 नहीं बचता है वैसे, ये तो बचा ही नहीं और ये 15 बच गया, ठीक है ना। किसी ने अलग किया सरप्लस तो अलग कर लें, वैसे मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि इकट्ठा रखा जाए यहाँ पे आके, क्योंकि वर्किंग्स तो हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो 10 एसेट रीवैल्यू हो रहे हैं तो फिर चेंज इन इक्विटी में 10 कॉलम सरप्लस के पड़े होंगे, तो फिर यहाँ पे इकट्ठा लिख लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। टोटल कॉलम रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए वक्त ज़ाया नहीं करना। क्लोजिंग बैलेंस, तो दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 2020 भाई ये सिर्फ सवाल के ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ है ना ये मिटा दो, नंबरिंग शंबरिंग, सिर्फ सवाल के ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ। पिक्चर लो पिक्चर लो पिक्चर। जल्दी करें, जुमे की क्लास है, जल्दी करें, अभी से तैयारी करनी पड़ती है मुझे तो जुमे की। आप लोगों को तो निकल क्लास पढ़ लेंगे ना जुमा। पिछला जुमा बहुत लेट हुआ इसलिए टेंशन होगी। जी आपको 3 और 4 होमवर्क में दिया था, चलें जरा 3 भी पढ़ लेता हूँ और 4 भी पढ़ लेता हूँ। हुई मिट भी क्या खुद से? जी बेटा क्वेश्चन है कोई? क्वेश्चन ना करना, मैं तो दस रहा था। ठीक है सर आप अभी कह रहे थे कि समझ लिया करो अभी आप, वो तो मैं मजाक कर रहा था, ये मजाक नहीं कर रहा था। नहीं ये मैं मजाक कर रहा हूँ, वो मजाक नहीं कर रहा था। अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 डैफोडिल लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मुझे एक दफा पढ़ने तो दें, 15, 16 और 17 जरा गौर करें, ये बात अब आइए सेट में बड़ी काम आने वाली है। 15 और 16 ऑडिटेड है, 17 ड्राफ्ट है, मतलब हम 17 में खड़े हैं, 17 में हम खड़े हैं। तो 17 के साल 31 दिसंबर 17 पे तो सिर्फ 17 का प्रॉफिट ही फाइनल होना बाकी है ना, जो कि मैंने कहा है कि जनवरी फरवरी में हो जाएगा फाइनल, ऑडिटर रिपोर्ट दे देगा और 3-4 महीने में तो एजीएम भी हो जाती है। लेकिन इसी तरह से 16 के साल का तो फाइनल होके एजीएम होके अप्रूव सब कुछ हो गया होगा, ऑडिटेड इसीलिए लिखा हुआ है, और उससे पिछला भी यूजर्स के पास पहुंच चुके हैं वो दोनों अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन ये ड्राफ्ट अभी यूजर्स के पास नहीं पहुंचा होता, ये हमारे हाथ में ही होता है। ये बेस बना रहा हूँ वैसे आईए सेट की, दिल तो कर रहा है साथ ही आईए सेट शुरू कर दें, अगला स्टैंडर्ड हो सकता है आईए सेट ही शुरू कर दें, तो मैं देखूंगा जरा तसल्ली से कि कैश फ्लो की बजाय आईए सेट की तरफ चले जाएं शायद, ठीक है ना, क्योंकि बातें इसी तरह की हो रही हैं बेहतरीन। अब देखो जैसे बेस बन रही है तो आईए सेट भी तो करना ही है, कल भी तो करना ही है, ये थोड़ा ही कि नए स्टैंडर्ड है तो एंड पे ले जाएं, एंड पे ले जाएं। तो नए वैसे हैं कौन कौन से? 2 ही तो हैं, ईपीएस और आईए सेट, एनपीओ तो वही है। अच्छा, ड्राफ्ट का मतलब अभी हमने फाइनल नहीं किए, ऑडिटर ने चेक नहीं किए, रिपोर्ट नहीं दी, पब्लिश नहीं हुए होते, तो इसका मतलब ये अकाउंट्स हमारे हाथ में होते हैं। तो अगर इनमें कोई गलती है तो हम उसको सही करके यूजर को भेजते हैं। लेकिन अगर पिछले किसी साल की गलती इस साल में पकड़ी जाए ना तो मुसीबत पड़ जाती है, क्योंकि वो यूजर के पास पहुंच चुके होते हैं। तो फिर बड़ा नोट शोट बनाना पड़ता है, आईए सेट लगता है, प्रायर ईयर एरर्स की करेक्शन। पिछले सालों में हम डोरेमोन नहीं है कि जाके हम पिछले सालों को जाके सही करेंगे और हर बंदे की वो जादू से फाइनेंस स्टेटमेंट खुद ब खुद बदल जाएंगी, वो गुजर गया। अब इस साल में खड़े होकर पिछले साल की गलती को सही करना है तो फिर बहुत सारा काम, बड़ा सारा पलाल पड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए छोटी मोटी गलती नजर आए तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है जान दो खैर है, ठीक है। और वैसे भी मटेरियल एरर्स को ही हम रेक्टिफाई करते हैं अगर पिछले किसी साल का पकड़ा जाए तो, ठीक है ना। बहरहाल ये ड्राफ्ट और ऑडिट मुझे लिखे हुए नजर आ गए, मैंने कहा चलो जरा थोड़ी बुनियाद पड़ जाए। बहरहाल नेट प्रॉफिट गिवन है हमें,
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स गिवन है और फाइनल कैश डिविडेंड गिवन है। 15 के साल का डिविडेंड गिवन है। अगर तो हम 16 और 17 दोनों साल की चेंज इक्विटी बना रहे हों तो फिर ये 15 का फाइनल 16 में आना है, और अगर हम सिर्फ 17 की स्टेटमेंट इक्विटी बना रहे हों तो फिर इसको इग्नोर करना था। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर डी स्टेटमेंट इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। इग्नोर टैक्सेशन, क्या मैं तो कह रहा हूँ इग्नोर कंपैरेटिव भी, क्योंकि आइए सेट में जब हम जाएंगे ना तो वो वाहिद स्टैंडर्ड है जिसमें कंपैरेटिव कहे ना कहे हम बनाते हैं कंपैरेटिव ईयर। ये बात बड़ी अहम है, वरना हर स्टैंडर्ड के अंदर जैसे IAS 16 में उसने कहा था 31 दिसंबर 17 का नोट बनाओ, हमने कहा था नहीं ना लिखा हुआ कंपैरेटिव, तो बेलने बाजू नहीं देना, बस ठीक है 17 काफ़ी है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते आए, हमने IAS 36 पढ़ा, IAS 23 पढ़ा, IAS 40 पढ़ा, IAS 20 पढ़ा, और करेक्शन ऑफ एरर चलो एक ज़रा हट के बीच में एक चीज़ आ गई थी, ठीक है बहरहाल वो भी पढ़ना ही था, ज़रूरी था। तो इन सारे टॉपिक्स के अंदर हमने ये नोट किया था कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक चलते हैं, रिक्वायरमेंट के अंदर वो कंपैरेटिव कहे तो बनाते हैं वरना नहीं बनाते, ठीक है ना। लेकिन जब IAS 8 में जाएंगे तो वहाँ कंपैरेटिव कहे ना कहे वो स्टैंडर्ड की ही रिक्वायरमेंट है, कंपैरेटिव हम बनाया करते हैं। तो यहाँ पर तो अभी IAS 8 का मसला नहीं, IAS 8 का मसला तब आएगा जब मैंने जैसे आपको कहा पिछले किसी साल का एरर इस साल पकड़ा जाए या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ जाए, अकाउंटिंग एस्टीमेट के अंदर चेंज आया तो पिछले साल को छेड़ते नहीं है। उसकी बात तो मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ, चेंज एस्टीमेट का नोट बनाया था और कहा था रेजिडुअल वैल्यू वाला हम करेंगे IAS 8 में जाके। बहरहाल ये बातें और तरफ निकल रही हैं, वापस आए। एक ही साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है हमने, इसलिए 15 के फाइनल डिविडेंड को हमने इग्नोर करना था, ठीक है। डिटेल्स ऑफ शेयर इशू, बड़े शेयर इशू किए हैं जी, 25% राइट शेयर्स वर इशूड, ठीक है जी, ऑन यकम मई 16 एट 18 पर शेयर। अब ये जो अगली लाइन लिखी हुई है ना, द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वाज आल्सो 18। वैसे तो इसकी सिग्निफिकेंस वैसे ही खत्म हो गई क्योंकि सेम ही है, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकती है, पर इसकी डिस्कशन हमने EPS के टॉपिक में जाके करनी है और ये अप्लाई भी वहीं पे होता है, यहां पे कुछ नहीं करना। इस टॉपिक के अंदर रहते हुए स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाते हुए अगर आपने शेयर इशू किया है 18 रुपए का और उसकी प्राइस उस दिन जिस दिन इशू कर रहे हैं उससे मतलब इमीडिएटली बिफोर इशूएंस से थोड़ा सा पहले ही, यानी कि इशूएंस के वक्त यूं कह लें, अगर वो 20 रुपए थी या 16 रुपए थी तो इस सवाल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, इसका असर पड़ता है EPS अर्निंग पर शेयर पे जाके। तो अर्निंग पर शेयर के टॉपिक में ही आपको ये बात बताऊंगा मैं। तो फिलहाल ये जितने सवालों के अंदर ये बात लिखी हुई है, वैसे तो यहां पर उन्होंने जैसे ये देखो, राइट शेयर्स वर इशूड एट 15 पर शेयर, द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वाज, अब देखो 25 का शेयर है, अपने ओनर्स को 15 का दे दिया, पर ठीक है छोड़ो इस बात को, यहां पे मैंने कहा रेड कर दिया इसको, लेकिन लकीली EPS आ गया हमारे पास, वरना आज से पहले तक FR 1 ने मुझे कहना पड़ता था भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आप इसको इग्नोर करें, आगे भी किताब में लिखा हुआ है लेकिन इग्नोर करें, बेशक काट दें। मैं बच्चों को कहता था काट दो किताब में से, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं था, लेकिन अब मैं ये काट नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ EPS में ये एप्लीकेबल है, इंशाल्लाह वहां जाके इसकी बात करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं छोटी सी, इसके असरात लेते हैं, ओके। पर ये वहीं की बात है, ओके जी। तो 25% राइट शेयर्स किए, उसके बाद बोनस इशू किया 10% यकम अप्रैल को, उसके बाद 50 मिलियन राइट शेयर इशू किए, भाई परसेंटेज की बजाय उसने शेयर्स ही दे दिए, यानी कि हमने स्टेप 1 में पहले शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू निकालने होते थे, फिर स्टेप 2 में राइट इशू निकालते थे, वो उसने निकाल के दे दिया, जिंदगी आसान, ठीक है जी। बोनस ऑफ 15 वॉज मेड, ठीक है जी। और इस सवाल में मुझे और तो कोई ऐसी काम की बात नजर नहीं आई, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ करनी थी, हो गया होगा ये सवाल। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व 31 दिसंबर 15, जी बेटा सवाल किया था बेटा, अब दोबारा कर लेना, फिर अगर नहीं हुआ था तो अब हो जाएगा। मसला कहां पे आया इस सवाल में? एक मिनट यार, क्या जी बेटा, बेटा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आगे लिख रहा है फाइनल कैश डिविडेंड, तो वो 15 के ही डाटा को लिख रहा है ना, तो 15 का फाइनल तो 16 में आ गया होगा, हम तो 17 की चेंज इक्विटी बना रहे हैं, इसलिए हमें इसको इग्नोर करना था। तो नो सर का मतलब ये होता है सवाल पूरा ही नहीं हुआ, क्वेश्चन किया करो स्पेसिफिकली, अल्लाह के बंदो कि मसला किस में आया, और पूछो। सोल्यूशन में 16 की बनी हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं अब आपको पेपर के लिए तैयार कर रहा हूं, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस निकालें, डायरेक्ट निकालें, क्या जरूरत है, तो बना लें, वर्किंग में बनाएं, वर्किंग में बनाएं। अच्छा, अब अगर 15 की, मैं 16 की बात कर रहा हूं, अब अगर 15 की बनानी है ओपनिंग तो वर्किंग में बनाएं। मैं आपको पक्का इस बात से कह रहा हूं, IK अपने सोल्यूशन के अंदर यही किया था, दोनों साल की बना दी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं जब तक कंपैरेटिव कहे ना हमने नहीं बनाना। अब बनानी तो 17 की ही स्टेटमेंट इक्विटी है, आपको ओपनिंग चाहिए, नहीं निकल रहे,
इक्विटी चेंज इन इक्विटी मत बनाओ, कोई वैसे वर्किंग कर लो, सिर्फ कॉलम बना लो, आपकी मर्जी है। पूरी चेंज इन इक्विटी बनाने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो नहीं हमने तो बनानी है, तो फिर भी वर्किंग में बनाना, वर्किंग में बनाओ। और अगर 16 की बनानी है तो जाहिर है 15 का फाइनल उसमें तो आना है, लेकिन हमारे रिक्वायर्ड साल के अंदर नहीं आएगा। और बोलो चलें आगे। ऐसे ही अगले सवालों के अंदर आईके के क्वेश्चन बैंक के सवालों के अंदर सोल्यूशन ऐसे ही था, दोनों साल के बनाए हुए थे, लेकिन आपने एक साल की मांगी तो एक ही साल की बनानी है। रिक्वायर जिस साल की वही बनानी है। अगर जरूरत पड़ रही है दूसरे की बनाने की तो वर्किंग बनाओ। हो सकता है शेयर कैपिटल में कोई चेंज ना हो सकता है किसी और शेयर प्रीमियम में चेंज ना हो, मिसाल के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। सिर्फ एक ही रिटेन अर्निंग में चेंज आ रहा है तो सुकून से सिर्फ वही कॉलम बना सकते हो वर्किंग में, ठीक है। लेकिन कंफर्टेबल नहीं हो तो पूरी चेंज इन इक्विटी बना दो, पर उसमें फिर एब्रीविएशन यूज कर सकोगे, फायदा है ना। वर्किंग में लिख दिया आपने एससी लिख दिया, एसपी लिख दिया, आरई लिख दिया, आरएस लिख दिया, ऊपर नाम नहीं लिखा बिजनेस का, ठीक है। एसओसीआईई लिख दिया। अब कितना टाइम बच रहा है, क्यों, सिर्फ वर्किंग में ले गए, तो सही है ना, तो वर्किंग में करेंगे। ओके नेक्स्ट 4 में एमके कॉर्पोरेशन एन एंटिटी इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ यार्न प्रोडक्ट्स, कंपनी ईयर एंड इज दिसंबर, बिलो इज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यकम जनवरी 18 हमें रिक्वायर हमसे उसने किया है। अब देखो उसने दोनों मांग लिए हैं, अब दोनों बना लेंगे, ठीक है ना, तो फर्क आना चाहिए, ठीक है। उसने दोनों बना दिए थे क्योंकि उसको चाहिए थी फिगर, उसने बनाकर दे दिया। लेकिन इससे आप कहीं गलत बात ये ना इन्फर कर लो कि लाजमी है एक साल की मांगे तो दूसरे की भी बनानी है, ऐसे लाजमी नहीं है ना, ठीक है। तो जरूरत पड़े तो बना लेंगे, वर्किंग में बना लेंगे, अनलेस कि वो यूं कह दे दोनों साल की बनाओ, और दोनों साल की बनाने का कह दे तो फिर एक ही हेडिंग दो और उसी क्लोजिंग को अगले साल ओपनिंग बना लो, फिर दोबारा हेडिंग्स मत बनाना, ये करना। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि अगर 17 के साल की सिर्फ मांगी है तो आप वर्किंग करने के लिए भी उसको वहीं से शुरू कर लो 16 से, नहीं, वो पक्की बात है। अगर एक साल की मांगी है तो एक ही साल की बनानी है, और बाकी अगर पिछले साल की चाहिए हो तो वर्किंग में चले जाना। और अगर 2 साल की कहे तो हेडिंग्स वगैरह एक ही दफा देकर उसी को भाई सुन ले यार, हेडिंग्स देकर ऊपर नाम वगैरह, मतलब बिजनेस का नाम, सिर्फ इक्विटी सब कुछ लिख के शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम की हेडिंग देके ऊपर पे लिखोगे ओपनिंग यकम जनवरी 18, फिर सारा कुछ करके 31 दिसंबर 18 पे क्लोजिंग लिखोगे, और अगले साल ओपनिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है, वही ओपनिंग बन ही जाएगा। नीचे डबल लाइन ना लगाना, मैं करवाऊंगा एक सवाल इसका इस तरह से, ठीक है ना। वो सवाल वो करवाऊंगा जो आपको आज समझ नहीं आना और आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, इससे अगला क्वेश्चन बैंक का, वो एक एडजस्टमेंट की वजह से, ठीक है। अच्छा चलो अब इसके अंदर 1-2 बातें वो आप सुन लें। चलें जी, पहले तो राइट इशू है, कोई मसला नहीं है, राइट इशू तो आपको आता ही है। इशूड राइट शेयर्स फॉर 20 राइट शेयर्स और इशूड इन प्रोपोर्शन ऑफ 1/5। 1/5 को हमने 1/5 कर लेना है, ठीक है ना। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2.525 पर शेयर फॉर द हाफ ईयर। अच्छा, अब ये जब पर शेयर आता है ना, यहां पे शेयर होल्डर्स की बात नहीं कि इसलिए सुकून में रहो। पर शेयर का मतलब क्या है, हर शेयर के बदले 2.25 चाहिए। अब इससे पहले राइट इशू हो चुका है, क्या ख्याल है, हो चुका है ना भाई। 31 मार्च को राइट इशू हुआ है और हाफ ईयर एंडेड 30 जून को है, और उसका डिविडेंड बाद में ही आएगा ना। तो एक तो ये शेयर्स आ गए, और एक हमारे पास कहां गया शेयर कैपिटल, ये रुपीज में पड़ा है। रुपीज को डिवाइड बाय 10 करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे ओपनिंग वाले। फिर जो राइट इशू में शेयर्स आए सेकंड इक्विटी में नजर आ रहा था ना, टोटल कैपिटल पकड़ोगे 25 मिलियन प्लस राइट इशू वाला जो कैपिटल आएगा वो डिवाइड करोगे उसको 10 से, कितने से, अब आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स हैं आपके पास। अब हर शेयर जो बंदा भी एक शेयर लेके आएगा उसको 2.25 रुपए दे देने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के इंटू 2.25 करना था, कैश ही होगा ना बेटा। 2.25 रुपीज पे कर रहा है तो बोनस तो ना हुआ फिर, ओ सॉरी, नहीं ऐसा हो जाता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, खैर है। ये रुपीज लिखा हुआ है, कैश डिविडेंड है, बोनस नहीं है। ओके, ये बात समझ आ गई कि पर शेयर दिया हो तो कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद और डायरेक्टर्स कहते हैं एनुअल प्रॉफिट्स, जी दोबारा बता दूं मैं, जरा सोल्यूशन से फिर कैपिटल देख लूं। 250 मिलियन तो पहले आ रहा है ना ओपनिंग में, कितना 5 मिलियन आया राइट इशू। ये देखो शेयर कैपिटल का कॉलम चल रहा है, उसके अंदर 25 पहले से आ रहा है, 25,000 करूं, ठीक है, और ये ओपनिंग था। और राइट इशू में आप कह रहे हैं 5,000 और शेयर आ गए, ठीक है। अब जब आपने ये डिविडेंड देना है तो डिविडेंड के लिए आपने 25,000 जमा 5,000, ये रुपीज में, क्योंकि ऊपर रुपीज में बन रही होती है, ये रुपए में, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 10 करोगे ना तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जितने इशू किए हुए हैं, हर एक के बदले 2.25 रुपीज डिविडेंड, ये डिविडेंड निकल आएगा आपका। किसने पूछा था दोबारा, समझ आ गई, ठीक है ना, ऐसे करना है। एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड डिविडेंड 4.25 विच इज ड्यूली अप्रूव्ड, लड़ाई कोई नहीं हुई जी, जो उन्होंने कहा इन्होंने भी कर लिया। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बोनस शेयर्स, approved bonus shares of 20 of the outstanding shares on 30 जून 19 which were duly credited in shareholder account on 31 अगस्त का मतलब है 31 अगस्त 19 पर ये शेयर्स उनके अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुके हैं। मतलब जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया, ठीक है। एंट्री क्या होगी वो तुम बताओ, बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है।
अच्छा, हाँ चलो आप फिलहाल उस सोल्यूशन को देखो। एक ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है कि शेयर प्रीमियम जो है ना, ये जब पड़ा होता है, मेरे ख्याल में आप उसी की बात कर रहे हैं। शेयर प्रीमियम जो है ना, ये एक ऐसी चीज है, रिटेन्ड अर्निंग्स के बहुत से यूजेस हैं, डिविडेंड के तौर पे बांट लेते हैं, जनरल रिजर्व में फेंक देते हैं, और बहुत सारे इस्तेमालात हैं। शेयर प्रीमियम का कोई इस्तेमाल नहीं है। तो कुछ नोशनल पेमेंट्स के लिए ना कंपनीज एक्ट हमें कहता है कि ये कर लो, अच्छा है, इन्हें और कहीं इस्तेमाल नहीं होना। जैसे मैं इशुएंस कॉस्ट पढ़ाऊंगा, इशू कॉस्ट इक्विटी के ऊपर, वो पढ़ाऊंगा आपको, वो आप यहां से कर सकते हैं। ऐसे ही बोनस शेयर अगर इशू करें तो रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करने की बजाय शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दें, ताकि वो भी यूज हो जाए। लेकिन आप फिलहाल उसको छोड़ें, आप फिलहाल एंट्री वही रखें, ठीक है, क्योंकि आई के अपने सॉल्यूशंस के अंदर शेयर प्रीमियम पड़ा भी हो तो रिटेन्ड अर्निंग से डेबिट कर देता है। दोनों ही सही हैं। वैसे जिसने रिटेन्ड अर्निंग से डेबिट किया, शेयर प्रीमियम को छोड़ दिया, मस्ट नहीं लिखा हुआ कंपनीज एक्ट में कहीं पे कि लाजमी है, या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हो लाजमी है कि शेयर प्रीमियम में से ही दो अगर पड़ा हो पहले तो, लेकिन एक इजाजत दी गई है लॉ के ना अंदर। कुछ होती हैं बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, अच्छी कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उनमें एक ये बात भी है कि शेयर प्रीमियम का चूंकि कोई और यूज नहीं है, तो एक दो काम ऐसे हैं जिससे इसमें से कर दिया करो, ये यूज हो जाए, जैसे कि इशुएंस ऑफ मुफ्त शेयर्स, जैसे कि इशू कॉस्ट ऑन इक्विटी, ये रिटेन्ड अर्निंग में से होते हैं वैसे दोनों। जब इशू कॉस्ट समझाऊंगा तब बताऊंगा ना, ठीक है। तो शेयर, ये मुफ्त शेयर्स हम बांटते हैं रिटेन्ड अर्निंग में से, यही सीखा हुआ है। अगर चाहो कि प्रीमियम पड़ा है, इसको यूज करना है, तो रिटेन्ड अर्निंग की बजाय प्रीमियम को यूज कर सकते हो। अगर यूज कर लिया, खत्म हो गया, फिर भी शेयर्स बचे हुए हैं, तो बाकी के रिटेन्ड अर्निंग से कर सकते हो। लेकिन ये चूंकि इजाजत है, तो फिलहाल जो असल चीज है वो तो पक्की कर लें, फिर मैं इजाजत की तरफ भी आपको ले आऊंगा किसी वक्त, ठीक है। तो सोल्यूशन को आप इग्नोर करें। इग्नोर का मतलब यह है कि देख लेना, उसने शेयर प्रीमियम से डेबिट किया जो फिगर वही आपने रिटेन्ड अर्निंग से डेबिट किया, तो दोनों ही सही हैं। आईके से पूछा गया तो उसने कहा था कि जी जो बच्चा रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कर दे, शेयर कैपिटल क्रेडिट करे, उसको भी पूरे नंबर, और जो बच्चा शेयर प्रीमियम डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग से ये शेयर कैपिटल क्रेडिट करे, उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सही है ना। इसलिए फिलहाल आप जो सीख रहे हैं ना पक्का कर लें, फिर वो मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सही है। और कोई मसला इसमें तो नहीं आया? और कोई मसला नहीं आया। 5 क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर नहीं है, वो 6 में है, ठीक है। तो 5 और 6 आपका होमवर्क है क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक का 5 और 6 आपका होमवर्क है, ठीक है जी। और एमसीक्यू अभी ना कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी अभी इसकी थोड़ी सी मैंने पढ़ानी है, ठीक है। तो होमवर्क आपका हो गया क्वेश्चन बैंक 5 और क्वेश्चन बैंक 6 की एक एडजस्टमेंट में आपको थोड़ा सा मसला होगा इंशाल्लाह, और वो है ये। लेकिन ना उसके अंदर थोड़ी सी बात याद, थोड़ी सी नकल करा देता हूं, गैस दे देता हूं। वो गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया कि जो भी कंपनी एक सर्टेन लेवल से ऊपर प्रॉफिट कमाएगी, उनको इतने प्रॉफिट का इतने % एज डिविडेंड बांटना जरूरी है। ये लॉ पास हुआ तो 19 के साल का प्रॉफिट 20 में फाइनल होता है, तो फाइनल डिविडेंड वो अनाउंस करने लगे, तो उन्होंने कहा यार ये लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी ना कर लें। अब जब वो लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करने लगे, तो प्रॉफिट के ऊपर टोटल प्रॉफिट में से उतना निकालने लगे, तो अकाउंटेंट ने कहा सेठ साहब टेंशन ना लें, 19 के साल में 19 का इंटरम जो दिया था वो भी 19 के प्रॉफिट में से ही था, तो वो प्लस फाइनल ऑफ 19 ये ऐड करके लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जानी। कुछ इस तरह की बात है, थोड़ी सी नकल करवाई, हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं भी होगा तो ये सवाल मैंने क्वेश्चन बैंक का कोई एक सवाल तो करना ही है ना, वो ये कर लेंगे या इससे पिछला कर लेंगे, ठीक है। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।